हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम नॉन कॉर्डेटा का संघ इकायोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। इकायोडर्मेटा शब्द जैकब क्लाइन ने प्रस्तुत किया था। इकायोडर्मेटा कंटकित यानी कि स्पाइनी या कटीली त्वचाधारी, त्रिकोरकीय यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंट्रोसिलोमेट, ड्यूटेरोस्टोमेट नॉन कॉर्डेट्स का संघ है, नॉन कॉर्डेट्स जंतुओं का संघ है, जिनमें खास बात क्या है कि वयस्क में अरीय सममिति यानी कि रेडियल सिमेट्री और लार्वा में द्विपार्श्व सममिति यानी कि बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। अर्थात इन जंतुओं में दोहरी यानी कि ड्यूल सिमेट्री यानी कि सममिति पाई जाती है। इनका जो वयस्क होता है, एडल्ट होते हैं, वो रेडियल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं अर्थात अरीय सममिति प्रदर्शित करते हैं, जबकि इनके लार्वा द्विपार्श्व सममिति यानी कि बायलैटरल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये ड्यूल सिमेट्री यानी कि दोहरी सममिति प्रदर्शित करने वाले स्पाइनी यानी कि कंटकित या कटीली त्वचाधारी, त्रिकोरकीय एंट्रोसिलोमेट यानी जिनमें एंट्रोसिलोम पाई जाती है, ड्यूटेरोस्टोमेट्स जंतुओं का पहले ड्यूटेरोस्टोमेट जंतु है, नॉन कॉर्डेट्स जंतुओं का संघ है, समूह है, जिसमें वयस्क में अरीय सममिति पाई जाती है और लार्वा में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ये इनका विशिष्ट लक्षण है। वासस्थान, सभी ये जंतु जलीय होते हैं सामान्यतः, और उन जलीय जंतुओं में भी ये मैरीन होते हैं यानी कि समुद्री होते हैं, अर्थात ये समुद्री जल में यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, साइनेप्टा सिमिलिस, सी ककम्बर। ये ब्रैकिश जल में पाया जाता है। ब्रैकिश जल क्या होता है? जहाँ पर मैरीन यानी कि लवणीय जल और स्वच्छ जल यानी कि अलवणीय जल आपस में मिलते हैं, उस वाटर को हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ये मैनग्रूव्स में जो वेटलैंड होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, मैनग्रूव्स में। अधिकांश जंतु जो होते हैं बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, अर्थात जो बॉटम पे पाए जाते हैं, तली पर पाए जाते हैं जल स्रोत की, लेकिन कुछ जो होते हैं जल की सतह के पर ऊपर पाए जाते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं सेडेंटरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, एक जगह पर स्थिर होते हैं। सममिति, इनमें वयस्क जंतुओं में अरीय सममिति पाई जाती है, जबकि लार्वा में ये द्विपार्श्व सममिति होती है। ये इनका पहला विशिष्ट लक्षण है जो इनको और जंतुओं से भिन्न बनाता है। शारीरिक संगठन, इनमें अंग तंत्र प्रकार का होता है और इनमें हेड अनुपस्थित होता है, शीर्ष अनुपस्थित होता है। जनन स्तर में ये त्रिकोरकीय होते हैं अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और देह भित्ति में 2 लेयर्स या 2 स्तर दिखाई देते हैं। नंबर एक स्तरीय पक्षांभित यानी कि सीलिएटेड बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस। और दूसरा एक मोटी डर्मिस जो इसके नीचे की तरफ उपस्थित होती है। शरीर गुहा यानी कि बॉडी जो कैविटी है वो इनमें एंट्रोसिलोम होती है। देह गुहा के जो अंदर द्रव होता है उसमें अमीबीय सेल्स होती है, अमीबॉइड सेल्स होती हैं, जिन्हें हम कैलोमोसाइट्स बोलते हैं। देह गुहा अनेक नलिकाओं यानी कि ट्यूब्स में और कोटरों में यानी कि साइनसेस में बटी होती है, और बटने के बाद इनमें ये 3 प्रकार के सिस्टम बनाती है। नंबर 1 वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जल संवहन तंत्र, और ये जल संवहन तंत्र इनका दूसरा विशिष्ट लक्षण होता है जो एनिमल किंगडम में, जंतु जगत में, प्राणी जगत में इनके अलावा किसी भी अन्य जंतु में दिखाई नहीं देता है। दूसरा जो तंत्र बनता है वो होता है हीमल तंत्र यानी कि हीमल सिस्टम, और तीसरा होता है पेरीहीमल तंत्र यानी कि पेरीहीमल सिस्टम। अब पाचन जो होता है इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, फुल डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। लेकिन जो ब्रिटल स्टार होती है उसमें
इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है। और इनमें जो मुख होता है वो शरीर की निचली सतह पर होता है। अब ये निचली सतह पर मुख का पाया जाना, इनमें ये अनुकूलन है, अडैप्टेशन है। क्यों है अडैप्टेशन? क्योंकि ये जंतु सामान्यतः जल की तली पर रहने वाले जीव होते हैं, जो बिल्कुल बॉटम पर रहते हैं, समुद्र के किनारे बिल्कुल तली पर रहते हैं। और तली पर रहने पर एक तो उनकी बॉडी फ्लैट हो जाती है, वो अडैप्टेशन है। ऊपर से माउथ जब नीचे की तरफ होता है, इस सरफेस पर होगा, तो नीचे से फूड को ग्रहण करना आसान होता है, क्योंकि फूड बॉटम पर प्रेजेंट होता है ज़्यादातर इनका। तो फूड को ग्रहण करने के लिए इनका माउथ नीचे की तरफ होता है और ऊपरी सतह पर एनस होता है, यानी कि मलद्वार होता है। इसके बाद श्वसन जो होता है, इनमें श्वसन जो होता है गिल्स द्वारा ही होता है, क्लोम्स द्वारा होता है। लेकिन इनमें जो गिल्स हैं यानी कि क्लोम्स हैं, उनको डर्मल ब्रैंकियाई या पैपुलेई कहते हैं। लेकिन अधिकांश इकार्डर्मेटा में गिल्स से, क्लोम से होता है, यानी कि डर्मल ब्रैंकियाई से या पैपुलेई से होता है। यानी कि डर्मल ब्रैंकियाई हो या पैपुलेई हो, दोनों एक ही बात है। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? गिल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, क्लोम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन स्टारफिश में जेनाइटल बुर्सेई के द्वारा श्वसन होता है, जबकि सी ककम्बर में क्लोएकल यानी कि अवस्कर श्वसन वृक्ष यानी कि रेस्पिरेटरी ट्री द्वारा होता है। और सभी जंतुओं में ट्यूब फीट श्वसन में सहायता करती है। और इनमें जो विशिष्ट लक्षण है वो ट्यूब फीड की उपस्थिति भी है, क्योंकि ट्यूब फीड एनिमल किंगडम में और कहीं नहीं उपस्थित होते, लेकिन ये कई कामों में सहायता करते हैं। चलन में सहायता करते हैं, श्वसन में सहायता करते हैं, एक्सक्रीशन में सहायता करते हैं, अनेक कार्यों में ये सहायता करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र जो होता है रिड्यूस्ड होता है, यानी कि अल्प विकसित होता है, कम विकसित होता है, और वो खुले प्रकार का होता है। और वो दो सिस्टम, हीमल और पेरीहीमल सिस्टम से बना होता है। हार्ट और पंपिंग वेसल्स वाहिनी अनुपस्थित होती है, अर्थात इसमें हार्ट भी नहीं होता, हेड भी नहीं होता है। अब आई बात उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। उत्सर्जन तंत्र इनमें अनुपस्थित होता है। अब अनुपस्थित होता है, इसका मतलब क्या है? उत्सर्जन तो होना है, उत्सर्जन तो जरूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो होगा। तो इसमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो होता है अमोनिया। वो डायरेक्ट डिफ्यूज हो जाता है गिल्स से, यानी कि जो ये ब्रैंकियल जो डर्मल ब्रैंकियाई और पैपुलेई कहलारे हैं, इनसे ये डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है। जेनाइटल बुर्सा जो होता है उससे डायरेक्टली डिफ्यूज होकर बाहर आ जाता है। और रेस्पिरेटरी ट्री और ट्यूब फीड से भी ये बाहर निकलता है, यानी कि ये ट्यूब फीड भी इसमें हेल्प करती है। अमीबॉइड सेल जो होती है सीलोमिक सेल्स के अंदर, जो सीलोमिक फ्लूइड होता है सीलोम में, यानी कि सीलोम का जो द्रव होता है उसके अंदर जो अमीबॉइड सेल्स होती हैं वो भी एक्सक्रीटरी फंक्शन में हेल्प करती हैं, अर्थात वो भी उत्सर्जी होती है, अर्थात वो भी उत्सर्जन में हेल्प करती हैं। वो एक्सक्रीटरी मैटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये 3-4 चीज़ें इनमें हेल्प करती है। कौन कौन सी? गिल्स, जेनाइटल बुर्सा, रेस्पिरेटरी ट्री, ट्यूब फीट और अमीबॉइड सेल। ये 5 संरचनाएं ऐसी होती है जो इनमें एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, क्योंकि इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम अनुपस्थित होता है। नर्वस सिस्टम इनमें सिंपल होता है, और नर्वस सिस्टम जो होता है वो लेस डेवलप्ड होता है, सिंपल होता है, और वो एक नर्व रिंग और एक रेडियल नर्व्स विद सिंपल सेंस ऑर्गन होते हैं। यानी कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक तो नर्व रिंग होगी, जो ब्रेन के रूप में नर्व रिंग होती है। इसके अलावा रेडियल नर्व्स होती हैं। अब नर्वस सिस्टम में सेंस ऑर्गन बहुत कम होते हैं, सिंपल टाइप के होते हैं, और ब्रेन इनमें अनुपस्थित होता है। अब इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट दिखाई दे रहा है, ब्रेन एब्सेंट दिखाई दे रहा है, हार्ट एब्सेंट दिखाई दे रहा है,
और ये बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं। नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल है और ये नर्वस सिस्टम सीलेंट्रेटा संघ के जंतुओं से समानता प्रदर्शित करता है और इसमें जो सिमेट्री होती है वो भी सीलेंट्रेटा संघ के जंतुओं से समानता प्रदर्शित करती है। वहाँ पर भी अरीय सममिति होती है अर्थात रेडियल सिमेट्री होती है, यहाँ पर भी रेडियल सिमेट्री है वयस्क में। और जो नर्वस सिस्टम है वो भी सिंपलेस्ट टाइप का है जो सीलेंट्रेटा का लक्षण है। सीलेंट्रेटा में पहली बार नर्वस सिस्टम स्टार्ट हुआ, वो भी सिंपल टाइप का। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन जंतुओं को हमने सबसे लास्ट के टाइप में पढ़ा, नॉन कॉर्डेट्स का ये सेकेंड लास्ट फाइलम है, इसके बाद हमें केवल हेमिकॉर्डेटा पढ़ना है। तो पहले तो हेमिकॉर्डेटा भी नहीं था नॉन कॉर्डेटा में और लास्ट फाइलम था ये नॉन कॉर्डेट्स का, लेकिन अब सेकेंड लास्ट फाइलम हो गया है ये नॉन कॉर्डेट्स का। तो प्रश्न ये है कि जब इसमें इतनी सारी संरचनाएं अनुपस्थित हैं, नर्वस सिस्टम है वो भी सिंपलेस्ट टाइप का होता है और इसमें सिमेट्री भी किस जैसी है, एकार्डरमेटा जैसी है, सीलेंट्रेटा जैसी है। तो प्रश्न ये है कि इनको सबसे लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, इनको डेवलप्ड नॉन कॉर्डेट्स के रूप में क्यों पढ़ रहे हैं, सीलेंट्रेटा के साथ शुरू में क्यों नहीं पढ़ा। सबसे बड़ा अंतर जो सीलेंट्रेटा में और इकार्डरमेटा में है कि सीलेंट्रेटा जो है एसीलोमेट एनिमल्स है अर्थात उसमें सीलोम अनुपस्थित होती है, अदेहगुहीय जंतु है। दूसरा जो सीलेंट्रेटा है, इकार्डरमेटा है, ये सीलोमेट एनिमल्स है, यूसीलोमेट एनिमल है अर्थात इसमें सीलोम उपस्थित होती है इस ग्रुप में और वो भी एंट्रोसीलोम होती है। क्योंकि जब पहली बार सीलोम बनी इवोल्यूशन के दौरान तो वो शाइजोसीलोम थी जो एनलिडा ऑर्थोपोडा और मोलस्का में पाई जाती है। उसके बाद उससे और विकास होने के बाद एंट्रोसीलोम बनी जो इकार्डरमेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में पाई जाती है। और जैसे जैसे हम किसी भी क्लासिफिकेशन में आगे चलते हैं तो वो एडवांस्ड मेंबर होते जाते हैं, यानी कि इकार्डरमेटा, एनलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का तीनों से ज़्यादा इवॉल्व है लेकिन हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा से कम विकसित है। तो इसीलिए ये यहाँ पर इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि इनमें सीलोम पाई जाती है, क्योंकि सीलोम में सीलोम का ना पाया जाना एक प्रिमिटिव लक्षण है, जैसे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, लेकिन सीलोम का पाया जाना एडवांस कैरेक्टर है जैसे एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। लेकिन सीलोम जो देहगुआ है उसका भी जो साइजोसीलोम का पाया जाना एनलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का वो एक प्रिमिटिव लक्षण है, आदिम लक्षण है, लेस डेवलप्ड लक्षण है। लेकिन एंट्रोसीलोम यानी कि इकार्डरमेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में एंट्रोसीलोम का पाया जाना एक एडवांस कैरेक्टर है। इसका मतलब इकार्डरमेटा अब ज़्यादा एडवांस्ड है एनलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का से भी, क्योंकि इनमें सीलोम की उपस्थिति पाई जाती है। और दूसरा, इनमें जो सिमेट्री है, जो सममिति है, वो सीलेंट्रेटा जैसी तो है लेकिन वो रेडियल है, वो केवल वयस्क में होती है, जबकि एडल्ट में लार्वा में वो सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री होती है और वो बायलैटरल सिमेट्री से बाद में विकसित होती है। तो ये सेकेंडरी कैरेक्टर है, प्राइमरी कैरेक्टर उसका द्विपार्श्व सममिति ही है इकार्डरमेटा का, लेकिन वहाँ पर सीलोम नहीं होती है, इसलिए वो लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, अल्प विकसित है, कम विकसित है, प्रिमिटिव टाइप के हैं, आदिम है। जबकि जो इकार्डरमेटा में सीलोम पाई जाती है इसके कारण से ये एडवांस्ड एनिमल है और ये अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, भ्रूणीय विकास में भी कॉर्डेटा से समानताएं प्रदर्शित करते हैं। इन दो विशेष कारणों के कारण इनको एडवांस्ड नॉन कॉर्डेट्स में आगे पढ़ते हैं, ना कि पहले हम सीलेंट्रेटा के साथ पढ़ते हैं। अब आई बात जनन की, रिप्रोडक्शन की। इकार्डम्स में सेक्सेस सेपरेट होते हैं अर्थात ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं अर्थात नर और मादा जनन अंग अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कभी कभी पाया जा सकता है कुछ इकार्डम्स में और वो सेल्फ डिवीजन से होता है। और इनमें ऑटोटोमी और रीजनरेशन, ऑटोटोमी और पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन पाया जा सकता है। इनमें रीजनरेशन की अपार क्षमता होती है। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी ऑर्गेनिजम्स का जो पार्ट है वो एक्सीडेंटली
कटकर अलग हो जाता है, टूटकर अलग हो जाता है, तो उस कटे हुए भाग का पुनः आ जाना या कटे हुए पार्ट से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का, एक पूर्ण जीव का बनना, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन कहते हैं। और पुनरुद्भवन स्पंज में, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, प्लेटिहेल्मिन्थीज में और इकार्डर्मेटा में ज़्यादा क्षमता पाई जाती है इनमें। लेकिन ऑटोटॉमी का मतलब क्या? ऑटो माने क्या होता है? स्वयं। तो ऑटोटॉमी एक ऐसी घटना है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का पार्ट स्वतः स्वयं ही गिरा देता है। कॉमनली किसके लिए? समानता किसके लिए? अपने आप को बचाने के लिए, और वो अपने जिस शिकारी को कंफ्यूज करने के लिए अपना कोई पार्ट, विशेष रूप से आर्म्स जो है वो गिरा देता है। लेकिन कभी कभी जैसे स्टार फिश होती है और कोई अन्य ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ये शो करते हैं और वो बॉडी का जो पार्ट है वो बाद में धीमे धीमे रीजनरेट हो जाता है। सी ककुम्बर में एक विशेष प्रकार का ऑटोटॉमी पाई जाती है कि वो अपने बॉडी के विसरल ऑर्गन यानी कि विसरा को, जो बॉडी के अंदर के डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, कोमल भाग होते हैं, हम उन्हें विसरा कहते हैं, उन विसरा को और रेस्पिरेटरी ट्री को बॉडी से बाहर फेंक देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ई-विसरेशन। ई-विसरेशन। ई माने बाहर निकालना, ई का मतलब बाहर एग्जिट के लगाते हैं, विसरल का मतलब होता है विसरल ऑर्गन, अंदर के पार्ट, और इसलिए इसका नाम है ई विसरेशन। तो बाद में अब ई विसरेशन से जो उसकी बॉडी के पार्ट विसरा बाहर आ गए हैं और जो रेस्पिरेटरी ट्री बाहर आ गया है, अब वो जो उसके पीछे शिकारी पड़ा हुआ था वो उसमें अटक कर रह जाता है, उसको उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और वो उसकी सुरक्षा आती है, वो वहाँ से निकलकर भाग जाता है और बाद में वो पार्ट्स पुनः दोबारा से आ जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं स्लोली। तो ये इनमें जनन होता है। इसके बाद परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट जो होता है, इनमें जो निषेचन होता है यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि नो कॉपुलेशन, आंतरिक इनमें निषेचन कभी नहीं होता, केवल बाह्य जो होता है निषेचन होता है। और वो अपने प्रारंभिक भ्रूणीय विकासों में यानी कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये नॉन कॉर्डेट इन्वर्टिब्रेट्स कॉर्डेटा से समानता प्रदर्शित करते हैं। और क्लीवेज जो होता है इनमें रेडियल और इनडिटर्मिनेट होता है। जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे वो था स्पाइरल और डिटर्मिनेट, अब इसमें कैसा है? रेडियल एंड डिटर्मिनेट। अब रेडियल और डिटर्मिनेट का मतलब क्या है कि ब्लास्टोमियर्स रेडियल सिमेट्री में यानी कि अरीय सम्मिते में व्यवस्थित होंगे, लेकिन डिटर्मिनेट से मतलब क्या है कि अगर किसी एनिमल की भ्रूणीय विकास के दौरान जो जाइगोट में युग्मनज में विभाजन होने से सेल्स बनती हैं जिन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, उन ब्लास्टोमियर्स का फेट यानी कि भविष्य पहले से निश्चित न हो और प्रत्येक ब्लास्टोमियर में पूर्ण यानी कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए इंफॉर्मेशन सूचनाएं हो, तो इस प्रकार का जो क्लीवेज होता है, विदलन होता है, वो डिटर्मिनेट कहलाता है। अर्थात इसमें जो ब्लास्टोमियर्स विकसित होते हैं, डेवलप हो रहे, बनते हैं, उनके अंदर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की, पूर्ण जीव बनाने की क्षमता होती है, उनके अंदर सूचनाएं होती हैं। और अगर कुछ प्रारंभिक ब्लास्टोमियर्स को हटा भी दिया जाए तब भी वो बचे हुए शेष ब्लास्टोमियर्स कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेते हैं, प्रत्येक कंप्लीट पूर्ण जीव का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार का क्लीवेज कहलाता है डिटर्मिनेट। जबकि इनडिटर्मिनेट में हर ब्लास्टोमियर में फॉर एग्जांपल 4 ब्लास्टोमियर्स हैं, तो उन चारों ब्लास्टोमियर्स में उन चारों ब्लास्टोमियर्स के अंदर जो सूचनाएं होती है अर्थात उनका जो फेट होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल एक फुट बना रहा है, एक हेड बना रहा है, या तीसरा वाला कोई और पार्ट बना रहा है, तो
तो अगर हेड बनाने वाले ब्लास्टोमियर्स को हम हटा देंगे तो फिर जो भ्रूण है, जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसके अंदर हेड नहीं बनेगा। अर्थात वहां पर जो सूचनाएं होती है, इंफॉर्मेशंस होती है इंडिटर्मिनेट वालों में, वहां पर क्या होती है, सूचनाएं वहां पर स्पेसिफिक होती है, प्रत्येक पार्ट में स्पेसिफिक पार्ट बनाने के लिए इंफॉर्मेशंस होती है। लेकिन जो डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, इनमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होती है, जिससे जो ब्लास्टोमियर्स, अर्ली ब्लास्टोमियर्स होते हैं, प्रारंभिक ब्लास्टोमियर्स, उनमें से कुछ अलग भी हो जाते हैं, हटा भी लिए जाते हैं, हट जाते हैं, तब भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा। अब इनमें अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रारंभिक जो भ्रूणीय परिवर्तन है वो किसकी तरह होता है, कॉर्डेट की तरह होता है। और क्लीवेज यानी कि विदलन क्या होता है, रेडियल और डिटर्मिनेट होता है, अरीय और डिटर्मिनेट का प्रकार का होता है। और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है नॉर्मली, यानी कि इनमें लार्वा बनते हैं और वो सीलिएटेड बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा बनता है, जो मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण के द्वारा एडल्ट का निर्माण करता है। जो लार्वा होता है इनमें, वो फिर समझिए कि लार्वा इनमें द्विपार्श्व सममित यानी कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, जबकि जो एडल्ट होता है, जब मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट बनेगा, वयस्क बनेगा, तो वो रेडियल सिमेट्रिकल होगा, अर्थात अरीय सममितीय वाला होगा। इसके बाद लास्ट इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम यानी कि जल संवहन तंत्र। जल संवहन तंत्र इकार्डर्मेटा का विशिष्ट लक्षण है और ये एक यूनिक सिस्टम है जो चलन में यानी कि लोकोमोशन में, एडिशन मतलब चिपकने में, और रेस्पायरेशन में, और सेंसरी रिसेप्शन यानी कि संवेदी जो ग्रहण, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करता है। ये एक यूनिक फीचर है जो सीलोम के अंदर जो गुहा होती है उसके अंदर जो ट्यूब्स और कोटर के बनने से सिस्टम डेवलप होते हैं तीन, उनमें से एक सिस्टम है जिसमें जल संवहन तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, हीमल तंत्र और पेरीहीमल तंत्र होता है। इसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ एक पोर लाइक स्ट्रक्चर, बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे मैड्रिपोराइट बोलते हैं। मैड्रिपोराइट से पानी अंदर आता है, वो एक कैनाल में खुलता है जिसका नाम होता है स्टोन कैनाल, एस शेप्ड होती है। उसके बाद स्टोन कैनाल एक रिंग कैनाल में खुलती है और रिंग कैनाल 5 रेडियल कैनाल्स में खुलती है जो पांचों आर्म्स में जाती है, भुजाओं में जाती है। और पांचों रेडियल कैनाल्स की दोनों तरफ, अगर ये रेडियल कैनाल ऐसे है तो इसके दोनों तरफ यहां पर ट्यूब फीट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, दो ही तरफ, दोनों तरफ ट्यूब फीट्स प्रेजेंट होते हैं। डबल रो होती है ट्यूब फीट्स की, और ट्यूब फीट जो होते हैं चलन में भी सहायता करते हैं, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं और रेस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। और ये सिस्टम जो होता है केवल स्टारफिश, ब्रिटल स्टार और अन्य इकार्डर्मेटा में पाया जाता है, इनके अलावा किसी भी जंतुओं में नहीं पाया जाता। ये जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, चलन में हेल्प करता है, एडिशन माने चिपकने में हेल्प करता है, इसके अलावा वो रेस्पायरेशन में हेल्प करता है और सेंसरी रिसेप्शन में यानी कि संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करने में भी हेल्प करता है। अब इनकी जो विशिष्ट लक्षण है इकार्डर्मेटा के, सबसे पहले जो पहला विशिष्ट लक्षण है, विभेदक गुण है, वो क्या है, वयस्क में अरीय सममिति जबकि लार्वा में द्विपार्श्व सममिति इनका पहला विशिष्ट लक्षण है जो इनके अलावा किसी भी अन्य जंतुओं में नहीं पाया जाता। सेकंड है जल संवहन तंत्र की उपस्थिति। ये जल संवहन तंत्र सीलोम के अंदर जो गुहा होती है यानी कि देह गुहा के अंदर सिस्टम बनने से बनती है, उनके अंदर नलिकाओं और कोटरों के द्वारा 3 तंत्र बनते हैं। उनमें से एक जल संवहन तंत्र होता है जो केवल इन्हीं में पाया जाता है और किन्हीं जंतुओं में नहीं पाया जाता। तीसरा, इनमें ट्यूब फीड्स पाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ट्यूब फीड्स होते हैं जो चलन में सहायता करते हैं, श्वसन में सहायता करते हैं और एक्सक्रीशन में भी सहायता करते हैं। चौथा, इनमें जो पेडिसिलेरियाई होते हैं, विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं पेडिसिलेरियाई, जो इनकी सफाई में हेल्प करती है। उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के ऊपर इकट्ठा आता है उसको रिमूव करने में, उनको पकड़कर बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। और पांचवा जो विशिष्ट कैरेक्टर है, इनमें मीजोडर्म का अंतः कंकाल पाया जाता है जो समानतः जल्दी से किसी अन्य जंतुओं में दिखाई नहीं देता है। तो ये 5 कैरेक्टर है कि वयस्क में रेडियल सिमेट्री यानी कि अरीय सममिति और लार्वा में द्विपार्श्व सममिति। दूसरा, जल संवहन तंत्र यानी कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम की प्रेजेंस। तीसरा, कैरेक्टरिस्टिक ट्यूब फीड जो चलन में हेल्प करते हैं, श्वसन में हेल्प करते हैं और उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। चौथा, इनमें विशेष कैरेक्टरिस्टिक पेडिसिलेरियाई पाई जाती है जो उनकी साफ सफाई में हेल्प करती है। और पांचवा, मीजोडर्म का बना अंतः कंकाल इनका 5वां विशिष्ट लक्षण है। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।